जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। आवाज थी या जादू जिसकी गिरफ्त में हम यूं आए कि बाहर निकल ही नहीं पाए। वो हमारे हर जज्बे को आवाज देती है। जिंदगी का कोई पड़ाव, कोई पहलू हो, वो हमारे साथ खड़ी लगती हैं आज भी। जब वो हमारे साथ नहीं है तब भी वो हमारे दिलों में बसती हैं अपने बेमिसाल गीतों के जरिए। हमारा दिल कहीं ये आवाज देता है कि गीतों की अमर बेल हो तुम, माधुर्य की खनक है तुमसे, सुरसाज की महफिल कुछ नहीं तुमसे जुदा होके, हर किसी के मन में बसती हो तुम संगीत की प्रथम पाठशाला होके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की, जो आज ही के दिन यानी 6 फरवरी 2022 को हमें छोड़कर चली गईं, इस फानी दुनिया को अलविदा कह गईं। आप देख रहे हैं शब्द सांची का स्तंभ रुपहली यादें, और लता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं हूं आपके साथ न्याजिया, और हमारे साथ हैं विंध्य की, हमारे शहर रीवा की सुप्रसिद्ध गायिका मुकुल सोनी, और उनके भाई और संगीतकार और गायक भी सावन सोनी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मुकुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए गायिका होने के नाते प्रथम पाठशाला वो कैसे रही, कैसे उनके गीतों से आपने इतना कुछ सीखा कि आज इस मकाम पर हैं? जी बिल्कुल रही मेरे लिए प्रथम पाठशाला, और मेरे लिए क्या लाखों करोड़ों जो गायक हैं, जो गा रहे हैं अभी भी, जो न्यू जनरेशन है, सबके लिए उनकी जो प्राथमिक पाठशाला जिसको बोलेंगे तो वो लता जी के गाने ही रहे। और मेरी भी शुरुआत उन्हीं के गानों से हुई। उनका पहला गाना जो मैंने सबसे पहले सीखा था वो तेरा मेरा प्यार अमर था। बहुत ही थोड़ा सा गुनगुना के बता दीजिए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। और इसको मैंने 5 साल की उम्र में गाया था, वहीं से शुरुआत की थी। मतलब करीब करीब लता जी की उम्र से शुरुआत कह की सकते गाने की। बिल्कुल। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। ये मेरा पहला गाना। तो सच में आज भी हम उसी तासीर के साथ सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है हमें जब हमने पहली बार लता जी को सुना था, और आज भी वैसा ही महसूस करते हैं। कहीं पर लगता नहीं कि कुछ बदलाव आया। मुझे लगता है सदियों बाद भी, जी जी, अब हम तो नहीं रहेंगे, जो भी नई पीढ़ी रहेगी, तब भी वो गाने अगर सुने जाएंगे तो भी वो उतने ही नए लगेंगे, वो कभी पुराने होंगे ही नहीं। और हम देखते भी हैं कि आज की युवा पीढ़ी भी इन्हीं गानों को सुन रही है। जी बिल्कुल, हमने भी सुना और वो भी सुन रहे हैं। मतलब ये सीखना जो है वो जारी हुआ है जब से मतलब हम लोगों ने देखा, तो तब से ये सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप कहीं जब मैंने नहीं सीखा था तो मैं अपने गुरु जी के पास जब गई, श्री रॉबर्ट जेम्स पसाना जी के पास, शास्त्रीय संगीत के मेरे गुरु, और लाइट म्यूजिक के उस्ताद याकूब खां जी, तो मेरे गुरु याकूब खां जी ने मुझे कहा कि बेटा सिखाऊंगा तो मैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर तुम 10 गाने लता जी के सुन लो, अच्छा, तो आधी शिक्षा तो तुम्हारी वैसे ही हो जाएगी। तो फिर मैंने उनको पूछा कि कौन से 10 गाने, तो उन्होंने कहा कोई से भी 10 गाने। तो फिर मुझे वाकई में चूज करने में बहुत प्रॉब्लम हुई कि मैं कौन से 10 गाने लूं, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। समझ नहीं आ रहा था ये उठाऊं कि ये उठाऊं। और नए नए में जब मैंने शुरुआत की थी तब तो
बहुत ही टफ लगते थे उनके गाने, आज भी लगते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसको मैं परफॉर्म करने से पहले 10 बार सोचती हूँ कि मैं इसको गाऊं या नहीं गाऊं, और कई बार ऐसा सोच के टाल देती हूँ कि नहीं अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं गा पा रही हूँ, इसको मैं कभी नेक्स्ट पे गाऊंगी। तो बस उनका ऐसा है किस्सा उनके गानों का। उनके गानों में ये बात है कि कोई भी उसको एक बार कॉपी करने से डरता है, बिल्कुल, और शायद उन्होंने कॉपी कर ही नहीं सकता एक्चुअली, उनको कॉपी, वो एक ही है। हाँ, मैं थी तो उनके लिए बोलूंगी ही नहीं, वो एक ही है। उनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, कॉपी भी नहीं कर सकता। हाँ, उनके गानों को अगर वो सोच रहा है कि हम उसको उससे रियाज करें, सोचना ही बहुत बड़ी बात है। अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है, वो ही बड़ी बात है उसके लिए। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि कॉपी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, किसी को भी कॉपी मत करिए। एक्चुअली उनका भी जीवन परिचय मैंने पढ़ चुकी, अब मेरी आइडल हैं तो उनके बारे में काफी कुछ कोशिश की है जानने की, तो उनका भी मैंने पढ़ा। तो उन्होंने भी पहले जब जिन समय पे शमशाद बेगम जी गाया करती थी, तो उनको लगा कि ये सब फेमस सिंगर हैं, उस टाइम पे उनकी शुरुआत थी, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कुछ नेजल नोट आता था उनके गानों में, लेकिन फिर वो उनको उतनी सफलता नहीं मिली। कोशिश की थी बहुत गानों में सुनने भी मिलता है, जैसे बरसात के गाने, जी जी है ना, बरसात के गाने में मतलब उसको समझना मुश्किल है कि ये लता जी गा रही हैं या उस वक्त की और कोई और है ना सिंगर गा रही। फिर जब उनको किसी ने कहा कि अपनी आवाज में गाओ, फिर उनको भी ऐसा फील हुआ कि जो मैं हूँ मैं वो करूँ। फिर उन्होंने जब गाया तो फिर उनका जो पहला गाना सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ, वो आएगा आने वाला, वो हालांकि उसके पहले भी उन्होंने काफी गाए थे। और जब उन्हें ये कह दिया गया था कि बहुत पतली आवाज है, जब उनको नहीं लिया गया, तो उस टाइम मजबूर फिल्म शायद आई थी उस वक्त, और आपकी सेवा में कई गाने गाए, और गज भाऊ में भी गाया, एक मराठी फिल्म थी जबकि उसमें एक हिंदी गाना गाया, लेकिन हाँ सफलता उनको महल फिल्म से मिली है। तो और ये गाना क्या गुनगुनाना चाहूंगी? बहुत सारे गाने हैं उनका, तो जिस भी गाने का जिक्र होगा वो ही लगेगा कि ये भी गा लो, ये भी थोड़ा सा गा लो। उनके गाने तो ऐसे है ही, जरूर मैं 2 लाइन सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले उस गीत के बारे में मैं कुछ बताना भी चाहूंगी। कि पहले इको नहीं होता था, अब तो बहुत आसान हो गया है कुछ भी इफेक्ट डालना। उनके जमाने में उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू के दौरान कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो मुझे यहाँ खड़ा किया गया था और माइक यहाँ था, इतनी दूर से मैंने अलाप किया था। फिर करते करते मैं धीरे धीरे जब गाने का मुखड़ा स्टार्ट हुआ तब मैं माइक के पास पहुंची। और उन्होंने कहा कि स्टिल होके गाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन चलते हुए पूरे अलाप को गाना, बोल अलाप करना, वो मेरे लिए बहुत टफ था। हाँ, वही कि मैं खुद भी सोच रही हूँ कि चल के आके गाते गाते आना, वो सिर्फ लता जी ही कर सकती हैं, और तो कोई कर नहीं सकता। ऐसा फिल्माया भी गया है कि मैं ऐसा लगता है कि पीछे से आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो इको इफेक्ट देना था ना, इसीलिए। तो वही आपने पूछा तो वो मुझे ये किस्सा याद आ गया उनका। तो 2 लाइन बस इनके पहले गाने की। आएगा 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 आने वाला, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। एक्चुअली इन सारे गानों के अंतरे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि हमें बहुत सारे उनके बारे में बातें करनी है मुझे, और मुझे थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा सा कोल्ड भी था, लेकिन जब उनकी बात आई कि उनके बारे में कुछ हमें बात करनी है, हाँ, तो बस ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि मुझे लगा कि नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, कितनी भी तबीयत खराब हो, उनकी बातें करनी है, उनके गाने दोहराना है। तो ऐसा कोई भी गाना उठाओ तो लगता है इसका अंतर भी बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि बहुत सारे गाने हैं तो इसलिए मैं मुखड़ा उसका अपन कर रहे हैं। लता जी को लेकर उस वक्त जीवित किंवदंती कहना चाहिए उन्हें की थी, तो बिल्कुल उनके नाम से लता मंगेशकर पुरस्कार जो दिया जाता था वो चलता है, तो आपको भी ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, आपको भी करीब से जान सकें हम। जी बिल्कुल, मुझे ये सम्मान मिल चुका है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता था कि मैं उस लायक थी, लेकिन ठीक है, बस मैंने तो मेहनत ही की, लेकिन उस वक्त वहां पर कुछ
उनकी कृपा से कुछ अच्छा हो गया तो वो मुझे सम्मान मिला। मुझे इंदौर में ये कंपटीशन होता है, पहले ये अपने एरिया में मैहर में होता है, उसको मैंने विन किया। उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड दोनों जाते हैं वहाँ पर। अच्छा। और फिर वहाँ पर वो और भी पूरे एमपी से लोग आते हैं, फिर वहाँ पर किसी एक को मिलता है, तो वो मुझे मिला। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं, इसलिए नहीं कि मैं अवार्ड जीत गई या मैंने 14,000 मतलब जीत गई, मैं मनी जीत गई, इसलिए कि मैंने लता जी के नाम पे जीता। उसकी बहुत खुशी थी मुझे कि मैं मतलब ठीक है, उनका नाम मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़ गया, इस चीज की मुझे बहुत खुशी है। तो कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपको मिलने का उनसे अवसर मिला हो? मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा सा बदनसीब रही इस मामले में। अच्छा। और कोशिश तो मैंने बहुत की, और मैं वो एक फोटो लाना भूल गई, वो मेरे घर पे रखी, सोची थी कि लेके जाऊंगी। मैंने उनकी और अपने साथ में फोटो एक मड़वा के रखी, मतलब उसका बनवाया था। हाँ। सोचा था उसको मड़वा के फिर रखूंगी घर पे। और मुझे उस समय जाना था, मैंने बहुत मतलब कहते ना साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। अच्छा। कि उनसे मिलना है, मंत्री जी से लेटर वेटर सब कुछ फाइनल हो गया। हाँ। हम मुंबई पहुंचे, ऑफिस भी पहुंच गए, टाइम भी मिल गया, 3 बज गए 4 बज गए, और पूरी रात एक दिन पहले नींद नहीं आई मुझे। अभी चाय पी ले, अब चल रहे हैं उनके मैनेजर, बस अब चलना है, बस अब चलना है। और जैसे ही हमें बस गाड़ी में नीचे उतर के बैठना था तो फोन आ गया उनका कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको चिकन पॉक्स हो गया है, तो वो अभी कैमरे के सामने। मैंने ये भी बोला कि कोई बात नहीं, हम फोटो नहीं लेंगे। अच्छा। जैसे एक होता है ना कि साथ में फोटो लेंगे रखे, कोई बात नहीं हम फोटो नहीं लेंगे, बस वो मुझे ऑटोग्राफ दे देंगी, बस मैं उनके चरण छू के आ जाऊं। लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, तो वो आज भी फोटो मेरे घर पे रखी हुई है। मतलब ये ख्वाहिश, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हारी है। अच्छा। क्योंकि अपने गानों के जरिए तो वो है ही मेरे साथ। क्योंकि कोई भी जज्बात हो, जिसको बोलते हैं कि गजलें हो या रोमांटिक सॉन्ग हो, दर्द भरा गीत हो, तो हर जज्बात को लता जी ने अपनी आवाज दी है। और जीवन के मेरे हर समय में वो साथ रही हैं। हाँ। कोई भी रंग रहा हो जीवन का, तो वो उनके गाने ही मुझे याद आते हैं। तो वो मेरे साथ अक्सर, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उनसे नहीं मिली, या मुझे तो लगता है कि मैं उनसे मिलती ही रहती हूँ, रोज ही तो मिलती हूँ, ऐसा मुझे फील होता है। और अभी भी मैं उम्मीद नहीं हारी हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, उनसे मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई तो उनका कोई भी फैमिली मेंबर मुझे जब भी मिलेगा, हाँ। मैंने उसको संभाल के रखा है, तो मैं उनसे ऑटोग्राफ लूंगी। अच्छा। और उसको अपने घर पे लगाऊंगी। और मुकुल, कितने अभी तक आपने अवार्ड लिए, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और हमने आपको देखा वॉइस ऑफ इंडिया में। जी है ना? हाँ। अवार्ड तो ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया में तो मैं टॉप 18 तक गई थी। हाँ, ये था कि 24 राज्य 24 आवाज हुआ था, तो मध्य प्रदेश से एक ही का सिलेक्शन होना था, वो मेरा हुआ। और बस कर रहे हैं मेहनत अभी। और बहुत सारे ऐसे हैं यूथ फेस्टिवल में जो होते हैं, और लता मंगेशकर अवार्ड, स्वरश्री अवार्ड, और बहुत सारे, मुझे तो कुछ नाम भी है, हाँ लिस्ट है थोड़ा, मुझे नाम भी याद नहीं है। बस ठीक है, अवार्ड तो यही है। देखिए, किसी भी अवार्ड को पाना फिर भी आसान होता है, लेकिन उस अवार्ड को, उस जगह को कायम रखना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। और उसमें हेल्प करती है मेरी लता मंगेशकर जी। उनके गाने सुनती रहती हूँ, तो ठीक है, फिर से रिन्यू हो जाता है। हाँ, और जितने बार सुनती हूँ उतने बार लगता है अरे यार, मुझे कैसे मिल गया अवार्ड। हाँ। ये तो मैंने इस तरह से गाया ही नहीं था, ये तो मुझे अभी और अच्छा करना है। तो ठीक है, अवार्ड मिल जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कि वहां पर सबसे अच्छा है। बाकी उनको हम मानते हैं कि सरस्वती जी का रूप थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी उसमें लोग आज भी याद करते हैं कि बसंत पंचमी के बाद, मतलब है वो, और के बाद वो चली गई। हाँ बिल्कुल, सरस्वती माता की फोटो लगती है, फिर उसके बाद बगल में ही लगती है, वो साथ में ही लगते हैं वो जी, वो दोनों की फोटो ही लगती है। तो वो है ही सरस्वती माँ जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा कि हम उनकी पुण्यतिथि की बात कर रहे हैं, हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। हाँ। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि फिर तकलीफ होती है, सोचो तो, कि अब कभी एक एहसास होता है ना कि कभी मिल नहीं पाएंगे। पीछे हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गई हैं, सबके लिए सभी संगीत प्रेमी अपने दिलों में रखते हैं उनके गानों को जी। और शायद हमेशा ही सीखने को मिलता है, मतलब हर गाना आप उनका सुनिए। और 6 दशक की अगर हम बात करें तो हर दशक में इतने खूबसूरत गाने हैं जी। और शुरुआत के दशक में जब उन्होंने गाया, तब 60 के दशक की बात करें तो उनके बहुत सारे गाने फेमस हुए। हाँ। लेकिन जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं ऐसे गुनगुनाती हूँ अक्सर। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हवा में उड़ता जाए। ये जो उनका एक खटका आता था ना वो बहुत अच्छा लगता था मुझे।
मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हवा में उड़ता जाए। और 70 के दशक का एक गाना मुझे बहुत पसंद है उनका, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। और अगर 80 पे आते हैं, 80 के दशक की बात करें तो ये गाना मुझे उनका बहुत पसंद है। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। ये एक शब्दों का कहना चाहिए, एक चरित्र बयां करते हैं गीत। हमने कभी फिल्म नहीं देखी होती, हमने देखा नहीं होता कि कैसा पिक्चराइजेशन है इसमें, क्या नायिका किस तरह से दिख रही है, लेकिन हम बोलों से समझ जाते हैं। आपने शब्दों की बात की, तो मुझे एक बात बता रहे ना कि आप कुछ भी शुरू करोगे उनके बारे में, वो कहीं ना कहीं से वो बात मुझे याद आ जाती है, क्योंकि बहुत कोशिश की है उनको जानने की, अभी भी नहीं जान पाई हूँ, और लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी। शब्दों की आपने बात की तो मैं बताऊं कि वो पहली, मतलब मैं अभी चरित्र पे बयां हो जाता है। और वो पहली ऐसे सिंगर हैं वो पहली ऐसे सिंगर हैं जो शब्दों को देखकर पहले स्क्रिप्ट पढ़ती थी, उसके बाद वो गाना सेलेक्ट करती थी। अगर उनको कोई भी शब्द पसंद नहीं आते थे तो वो चाहे कितने भी बड़े कंपोजर हैं, वो उनसे हाथ जोड़ लेती थी, कहती थी कि मैं ये गाना नहीं गा पाऊंगी। तो वो कुछ चीजों में बहुत रिजिड थी, तो ये अच्छी भी बात है कि ठीक है, अपने हिसाब से चयन बहुत खूबसूरत है ना। और वो गाने में भी ऐसा लगता था कि जैसे बहुत शीरी सी कोई चीज घुल रही हो, बिल्कुल है ना, हमारे दिलो दिमाग में, है ना, कानों में भी पड़ती तो यूं लगता है कि बस लता मंगेशकर हैं और वो कहती ही जाएं, गाती ही जाएं। कुछ तो यूं लगता है कि कभी वो बोल ही हैं, है ना, जैसे बोल ही रही हूँ हमसे। गाना भी हम बहुत दूर की बात है कि उसको समझ लें कि हमें ऐसा गाना है, वो बोलती भी है तो लगता है कि गा रही हैं। हाँ। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें ऐसे भाव मिल जाते हैं हमको कि हम समझ जाते हैं कि नायिका क्या कहना चाहती है। हम उनके बारे में बात अपन आज कर रहे हैं और हमें उनकी सारी चीजें ऐसा लग रहा है, सारी उपलब्धियां दिख रही हैं कि उन्होंने ऐसा पाया, उन्होंने ये पा गया, उन्होंने ये भारत रत्न पाया, उन्होंने फिल्म फेयर पाया, बहुत सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, वहां तक पहुंचने में उनको कितना परिश्रम करना पड़ा, ये वही जानती हैं। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि लता की परेशानियां लता ही जानती हैं। और सबको ही पता है कि जब वो 13 साल की थी तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए, और सबसे बड़ी थी वो, तो सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बस छोड़ा नहीं। उन्होंने एक्टिंग भी की और घर परिवार को भी संभाला, अपनी बहनों को संभाला, भाई को संभाला। और उनके जो स्टार्टिंग हुई, जैसे आपने मेरी स्टार्टिंग पूछी, 5 साल की जब अगर बात अपन कर रहे हैं, तो वो उन्होंने ही बताया था कि जब वो 5 साल की थी और उनके जो पिताजी हैं वो क्लासेस लेते थे, दीनानाथ जी क्लासेस लेते थे, बच्चों को सिखाते थे, शिक्षा देते थे संगीत की। और वो किसी बच्चे को पूरे धनाश्री राग सिखा रहे थे और फिर उनका कुछ पता नहीं क्या काम आ गया, तो उन्होंने कहा तुम रियाज करो, मैं अभी आता हूँ। और ये सारी चीजें वो लता जी बाहर से सुन रही थी। और वो उसने पूरे धनाश्री में उसने कुछ तो भी स्वर गलत लगाया, जो भी बच्चे ने किया होगा, तो वो देखा उन्होंने कि बाबा तो है नहीं, तो वो अंदर आई और वो गाकर बताने लगी कि ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ये राग ऐसे गाओ। और पीछे से बाबा ने उनको ये सब करते हुए देख लिया। तो बाबा बहुत खुश हुए और अपनी धर्म पत्नी से कहा कि हमारे घर में ही गवैया है और मैं बाहर के लोगों को सिखा रहा हूँ। फिर क्या था, फिर दूसरे दिन से ही 6 बजे उठाकर उनका रियाज शुरू करा दिया उन्होंने। और तब से फिर पिताजी को भी कहीं आभास था जी, है ना, कि उनके अंदर कहीं कुछ ऐसे गुण हैं, मिले हैं उनको, तो शायद तभी उनको ये भरोसा था कि वो अपना घर परिवार चला लेंगे। बहुत भरोसा था के ऊपर। और पता नहीं कुछ
क्यों उनको, उनके पिताजी को ऐसा आभास हो गया था, उन्होंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि बेटा तुम्हारा नाम बहुत होगा, तुम संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाओगी। ये सब देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा और तुमको पूरा परिवार संभालना पड़ेगा। पहले उस समय तो वो नहीं समझ पाई क्योंकि वो बहुत छोटी थी, लेकिन आगे आकर जब ये सारी बातें सच होने लगी तो फिर उनको लगा कि अच्छा, पिताजी ने इसीलिए शायद मुझे ये सारी बातें मुझे बोला करते थे। तो ठीक है, बिना परिश्रम के किसको क्या मिला है, लेकिन उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हर सिंगर को उनसे सीखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी साबित हुई हैं, आगे चल के बहुत काम आई है। और उन बहुत सारी ट्रेजेडियां हुई इनके साथ, और एक बार तो उन्हें धीमा जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी कुछ तो था, क्योंकि वो 3 महीने बिस्तर पे थी। वो खुद भी साफ तौर पे ये नहीं कह रही उन्होंने थी। बताया एक इंटरव्यू में कि वो, उनको लग रहा था कि अब मैं कभी गा नहीं पाऊंगी, क्योंकि उनका गला भी नहीं चल रहा था और वो उठ भी नहीं पा रही थी, इतना ज्यादा वो बीमार हो गई थी। फिर उसके बाद वो जब 3 महीने बाद उनको ऐसा लगा, एक कंपोजर उनके घर पे आए और उनको ऐसा लगा कि ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। और जब वो स्टूडियो गई तो वो तब भी वो डर रही थी कि मतलब पता नहीं मैं गा पाऊंगी कि नहीं गा पाऊंगी, कैसा होगा मेरा गाना और अभी कैसी आवाज आएगी 3 महीने बाद। फिर भी वो रियाज उन्होंने किया और वो गई। और फिर जब उन्होंने गाया तो वो गाना, उनके तो सारे गाने जैसे कि बता चुकी हूँ फेमस हुए, और वो भी बहुत फेमस हुआ, बहुत ही प्रचलित हुआ वो गाना, और उसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सस्पेंस भरा हुआ सस्पेंस मिला उनको। जी फिल्म फेयर मिला उनको। और वो गाना था, मैं आपको अभी सुनाती हूँ वो। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये डर भी कहीं महसूस हो रहा था ना, दर्शकों को समझ में आ रहा था कि फिल्म का नहीं, वो तो गाने का कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि वो कंपोजिशन ही ऐसा था कि उसको ऐसा, और उस वक्त उनके दिल में भी डर था। और गाना इतनी खूबसूरती से निकला कि फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है वो गीत से समझ में आ गया। बिल्कुल। और जब वो गाकर आई तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, अब मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं गा सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकती हूँ। फिर क्या था, कॉन्फिडेंस लेवल उनका मतलब और भी अच्छा हो गया, और फिर से उनकी रफ्तार बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि कभी उनके बिल्कुल मुखड़े में ही कहीं पर गीतों के एक कॉन्फिडेंस छलकता है, एक हंसी की आवाज आती है। बहुत सारे गीत ऐसे हैं बिल्कुल, और लोग मुश्किल होता है उनके लिए उस तरह से गा पाना, मतलब एक तरीका कह लें उसको। कहते हैं कि उन्होंने कैबरे गाने मतलब उनके बहुत कम आए हैं, बहुत कम आए हैं, जो भी आए हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका एक उनका टेस्ट ही अलग था। लेकिन फिर भी जो भी उन्होंने गाया है उसमें वो इंसाफ किया है उन्होंने उस गाने के साथ। जैसे कि आप पड़ोसन का ही गीत ले लो, वो एक गीत है ना, उसमें 2 अलग अलग जॉनर के गाने हैं। जिसकी मैं पहले बात कर रही हूँ वो है भाई बदूर अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर, हाय बदूर भाई बदूर। तो उन्होंने मतलब गाया है, तो इस गाने के साथ भी इंसाफ किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जॉलीपन उन्होंने नहीं लाया, जॉली नेचर नहीं लग रहा है, जॉली नेचर के साथ ही उन्होंने ये गाया। और इसी मूवी का एक सॉन्ग और है जो एकदम जो उनके टेस्ट का है, एक्चुअली उनके टेक्सचर का बोलेंगे, उनके टेक्सचर का है, यही वाला स्किल देना। शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा, शर्म आती है मगर। इसका अंतरा भी बहुत खूबसूरत है। कोशिश करती हूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा खांसी हो रही है लेकिन फिर भी कोशिश।
आपसे रूठ के हम जितना जी खाकर जिए, दरा दरा दारा दरा रा 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 दरा रा रा रा, शर्म से बढ़ के भला और क्या गहना होगा, अब हमें आपके कदमों ही में रहना होगा, शर्म आती है। कहते हैं कि क्या लिखने वालों ने लिख दिया है ना, और क्या गाने वालों ने गा दिया उस वक्त। आज ऐसे गाने नहीं मिलते हमें ना, उस तरह की कंपोजिशन मिलती है, और गीतों में भी उतनी खूबसूरती नहीं दिखती शब्दों में। एक वक्त के बाद उन्होंने जो छोड़ा संगीत, हाँ, संगीत नहीं छोड़ा एक्चुअली, ये गलत होगा वर्ड। हाँ, उन्होंने जो गाना गाना मूवीज में छोड़ दिया, वो कारण ही यही था एक्चुअली। हाँ, वो कहती थी कि अब उस तरह के ना तो गाने ही बनते हैं, और फिर एक कारण और भी था, उनको लगा कि अब क्योंकि जब तक वो हैं तो कोई अवार्ड दूसरे को तो जा नहीं सकता। हाँ, तो उनको लगा कि जो न्यू जनरेशन आ रही है तो अब उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो संगीत तो लास्ट टाइम पे भी उन्होंने अवार्ड लेना बंद किया कि नई पीढ़ी को मौका मिले, क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी भी हमें मिलता है काफी, कुछ गाने आज भी ऐसे हैं जो खूबसूरत लगते हैं, बस वहां तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको एक बात और बताऊं, उन्होंने वो संगीतकार भी थी, ये बहुत कम लोगों को पता है, और उन्होंने एक मराठी फिल्म में म्यूजिक दिया था, मतलब संगीतकार के रूप में थी वो। और राम राम पाहुना नाम से उनका एक मराठी फिल्म आई थी, और बतौर संगीतकार उन्होंने वहाँ पे काम किया उन्होंने। लेकिन वो किसी को पता नहीं था। और ये राज तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन हुआ, और उन्होंने अपना नाम एक्चुअली वहां पर आनंद घन के रूप, संगीतकार के रूप में आनंद घन नाम दिया था। और बार बार वहां पर अनाउंस हो रहा था आनंद घन। तो अब आनंद घन कोई हो तो जाए, क्योंकि वो तो थी अपनी लता जी। लेकिन फिर उनको जाना ही पड़ा, और फिर ये राज सबके सामने आ गया। कहानी लिखने पे भी उन्होंने गौर किया, और संवादों पे भी ध्यान देती थी। तब शायद वो कहते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभा की धनी। और फिल्मों से चूंकि उनका नाता गहरा रहा संगीत से, तो उन्होंने हर तरफ ये प्रयास किए कि कहीं कुछ अच्छा मिले, हम सबको ही अच्छा मिले। और इतने सारे अवार्ड, इतने सारे पुरस्कार उनके नाम रहे, फिर भी कहीं वो कहती थी कि कोई एक ख्वाहिश रह गई मेरी, कि आखिरकार मैं शास्त्रीय, उनको ये है ना, शास्त्रीय गायिका के रूप में अपने आप को नहीं ला पाई। बिल्कुल पूरी तरह वो शास्त्रीय संगीत को समर्पित होना चाहती थी। ये उनका मानना था, लेकिन बड़े गुलाम अली खान साहब ने उनको कहा था, ये तो बात आपको पता ही है। ये गुरु ही बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं तो अपने मुंह से नहीं बोल सकती। लेकिन ये बात बहुत प्रचलित है कि उन्होंने कुछ उनको कहा था कि वो बेसुरी नहीं होती, वो बहुत और एक बहुत प्यार भरी, उन्होंने एक उसको गाली अपनी भाषा में कहेंगे, लेकिन वो गाली नहीं थी। वो उन्होंने गाली तो बस यूज की थी, लेकिन वो उसकी तारीफ थी, उनकी वो प्यार भरी तारीफ थी। तो ये भी बात है, वो उनको ऐसा लगता था कि मैंने शास्त्रीय संगीत उतना नहीं सीखा जितना मुझे सीखना चाहिए। हम कह देते हैं लाड़ में कि कमबख्त, तो उन्होंने इस्तेमाल किया कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। तो हर शब्द सुर में कैसे किसी का हो सकता है, लेकिन लता जी ने ये सबको दिखा दिया कि हर शब्द खूबसूरत है। कहीं वो हंसती हैं तो भी गानों में झलक जाता है कि हंस के गा रही हैं। आपको पता है उनके नाम की भी कहानी है। हाँ, उनका नाम लता कैसे पड़ा, ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उनका नाम पहले लता नहीं था, उनका नाम था हेमा। जी, उनके पिताजी ड्रामा कंपनी चलाते थे, भाव बंधन नाम का एक ड्रामा उन्होंने उनको करना था, और उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम था लतिका। तो वो नाम उनको इतना पसंद आया कि फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी बेटी हेमा का नाम बदल कर लता रखूंगा। तब से फिर उनका नाम लता हो गया। फिर सब सारी इंडस्ट्री और हम सब उनको लता नाम से जानने लगे। ये नाम ही है शायद हम सब के लिए, इसी में सब कुछ है। संगीत प्रेमियों के लिए अगर हम कह दें कि लता मंगेशकर हैं, तो वो पूरी पाठशाला ही है हमारे लिए। जावेद अख्तर जी ने उनके बारे में कहा था कि किसी इंसान की इससे ज्यादा तारीफ क्या करें कि वो लता मंगेशकर है। ऐसे सदियों में ऐसे इंसान होते हैं, आते हैं
इस धरती पे कि जिनकी तारीफ हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तारीफ की नहीं जा सकती, और वो है लता मंगेशकर जी। हालांकि उनको संगीत का माहौल उनके घर से मिला था, और जब आगे बढ़ी तो हृदयनाथ मंगेशकर उनके भाई, उन्होंने भी काफी हद तक उनका साथ दिया, और लेकिन फिल्म इसी का उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे उसके तो गाने तो बहुत ही अच्छे, वो गाने तो वो उन्हीं में से कुछ उनके ही ऐसे गाने हैं उस मूवी के, ले लो आप। हाँ। कि मैंने कहा ना कि जो टफेस्ट जो होते हैं उसमें ऐसे गाने हैं कि जो सिंगर उसमें से भी 2-3 गाने ले लें, और भी हाँ रुदाली हो गए हैं, और बहुत सारी ऐसी मूवी हैं कि वो 10-15 गाने अगर वो तैयार कर लें और डेली के रियाज में भी उसको शामिल कर लें, तो वो आधे सिंगर तो ऐसे ही बन जाएंगे। हाँ, संगीत की समझ जो होती है बारीकी, वो थोड़ी बहुत तो आ जाएगी अगर हम इन गीतों को समझ लें। तो मुकुल, ये गीत गुनगुना दें अगर हम, लेकिन फिल्म से ले लें कोई भी गीत। लेकिन के तो मुझे बहुत सारे 2 गाने तो बहुत ही पसंद है, उसमें से मैं एक आपको सुनाती हूँ। 1 मिनट मैं इसके लिए बोलो भोपाली लेकिन मूवी का जो गीत है, 2 केसरिया बालम और सुनियो जी, मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। उसमें से मैं एक आपको सुनाती हूँ। सुनियो जी हरज मारियो, बाबुला सुनियो जी हरज मारियो, बाबुला सावन आयो घर ले जई हो, सावन आयो घर ले जई हो, भेजियो कहा सुनियो जी। अब इसमें आप देखो ऑक्टेव का वो देखो। बिल्कुल। और कुछ अगर हम दशक की ही बात कर लें तो कुछ खास गाने जो आपको याद आ रहे हो इस वक्त? दशक से हम आगे बढ़ रहे थे। अच्छा हाँ, दशक की बात करें तो अगर अपन 80 का तो अपन ने बात कर ली है ना, 90 के दशक के भी बहुत अच्छे गाने हुए हैं और बहुत रोमांटिक सॉन्ग उस समय तो आए थे। और मैंने देखा है कि जो प्रोग्राम्स भी हमारे होते हैं तो 90s के गाने को बहुत लोग पसंद करते हैं। उसमें तो सबसे पहला नाम तो मैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ये सब गाने ऐसे हैं कि कभी पुराने हो नहीं सकते। पीढ़ी भी इनको अच्छे से समझती है, बहुत जानती अच्छे से है, समझती। वाकिफ है सब इन गानों से। और कुछ गाने जो 80 से आगे गए और तब उन्होंने कह दिया था कि हम कुछ कम ही गाने गाएंगे। नियाज़त दी, आवाज तो आपकी भी बहुत अच्छी है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कुछ तो गुनगुनाते ही होंगे। हर कोई, क्योंकि आप जिस तरह से मैं तो देखिए लता जी की फैन हूँ, क्योंकि मैं सिंगर हूँ तो मैं जो भी सिंगर हो तो उनके फैन तो होगा ही होगा। लेकिन आप जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत आपको भी आई हूँ आज, मैं भी हूँ यहाँ। नहीं मेरे लिए नहीं, एक्चुअली हम आए ही है लता जी के लिए। तो मुझे तो ये पता था कि आप भी कहीं ना कहीं लता जी से ही इतना प्रेरित होकर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल तक पहुंची। मैं पूरी ही उनसे प्रेरित हुई हूँ। एक्चुअली मेरे स्टार्टिंग सब कुछ लता जी के गानों से ही हुआ है। उसके बाद तो फिर ठीक है गजलें वगैरह और गाई मैंने, लेकिन स्टार्टिंग मुझे अगर मैं कहूँ अपना एक गीत तो मुझे कहीं कहीं कोई शब्द ऐसे लगते हैं कि अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ना और हंसने लगूं जोर से और फिर कोई गाना गाऊं तो वो उतना शायद नहीं पहुंच पाएंगे हम। लेकिन लता जी ने ऐसे गाया कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल बातों के बीच से वो गाने लगी।
और एक गीत की अगर मैं चर्चा करना चाहूँ यहाँ पर, तो शंकर हुसैन फिल्म आई थी। अच्छा, उसका हाँ। एक गीत था, उसमें सभी ऐसे कलाकार थे कि लोग कम ही जानते हैं उनको, लेकिन गाने बहुत खूबसूरत हैं। और वैसे ही एक गीत है, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, आप यूं। तो ये जो आप यूं है, आखिरकार लता जी के गानों ने आपको भी गायक बना ही दिया। हाँ, तो मतलब ये एक बस इतनी बात समझ में आती है कि हंसते हुए कैसे कोई गा सकता है। तो मैं बिल्कुल हंस रही हूँ जैसे, और शुरू कर दिया, आप यूं फासलों से। तो एक नायिका जो है, उसका एक कॉन्फिडेंस दिखता है कि उसे अपने प्यार पे कितना यकीन है। कहती है कि तन्हाइयाँ गाती रहीं, शहनाइयाँ बजती रहीं। मतलब इस गीत के बोलों को आप सुनिए तो हम जैसे लोग तो बिल्कुल उस तरह से नहीं गा सकते, और कहना चाहिए कि मुरीद हैं कुछ लोग। एक है ओ सजना बरखा बहार आई, वो भी मुझे बहुत पसंद है। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाए, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाए, ओ सजना। और आगे चले तो जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लगी मन में लगाल हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। मदन मोहन का संगीत। बिल्कुल, मदन और मोहन साहब। शायद संगीतकार भी सभी संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, करीब करीब सभी संगीतकारों के साथ। तो बहुत ही अच्छा संगीत भी। एक बार लता जी से पूछा गया था कि आपको, आपने जैसे मुझे पूछा, हाँ, ऐसे उनसे भी किसी ने पूछा था कि आपको सबसे अच्छा गाना, आपका अपना कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसको आप स्टूडियो से निकलने के बाद भी अपने साथ लेके गई, गुनगुनाते हुए गई, घर पे भी गई। तो उन्होंने कहा अमूमन तो मैं अपने गाने सुनती नहीं थी, क्योंकि मैं सुनती थी फिर मुझे कुछ कमी नजर आती थी तो मैं उदास हो जाती थी। अब सोचिए कि लता जी ऐसा बोलती थी जबकि वो इतना अच्छा गाती थी। तो उन्होंने कहा मैं तो सुनती नहीं थी, लेकिन एक ऐसा गाना था जिसको मैं अपने साथ लेके गई, रोड पे गुनगुनाया, गाड़ी पे गुनगुनाया, घर पे गुनगुनाया, और वो गाना था ए दिले नादा। वो उनका बहुत फेवरेट गाना था, बहुत लोगों उसको वो भूल नहीं पाई, वो कई दिनों तक उनके जहन पर चलता गया। मुकुल, ये सफर सच में बहुत लंबा है और वक्त हमारे पास कम है, तो एक आखिर में कौन सा गाना आपको याद है कि जब उन्होंने बॉलीवुड के लिए गाया, कौन सा वो गीत था? जी, उनका आखिरी गीत तो वो एक एल्बम का था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, उन्होंने गाया था, प्रसून जोशी जी का लिखा हुआ। लेकिन अगर बॉलीवुड गाने की बात करें तो उन्होंने ए रहमान साहब के लिए वो गीत गाया था, और उनकी कंपोजिशन तो सबको पता है बहुत टफ होते थे, लेकिन एक टेक पे गाया था उन्होंने। उन्होंने एक टेक पे गाना गाया था और वो मुझे भी बहुत पसंद है। और दुनिया में जितनी माएँ होंगी उनको भी ये गाना जरूर पसंद होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना ममता भरा गीत, वो माँ और बच्चे का है। मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। लुका छिपी बहुत हुई, सामने आओ ना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ, आजा शाम ढले, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आओ ना। वाह, ये बॉलीवुड आखिरी। हाँ, लता मंगेशकर, सबके लिए दीदी और माँ जैसी भी। तो आखिर में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि रहे ना रहे वो महका करेंगी बाग़े मौसिकी में। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे रुपहली यादों में। नमस्कार। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सवा बाग़े वफा में,
रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके हवा बागे वफा में रहे न रहे हम।